दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। प्रारंभिक इतिहास का मतलब यह है कि आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है, जिसमें वीर रस में काफी सारी कविताओं की रचना की गई। काफी सारे राइटर्स थे जिन्होंने अपने राजाओं की तारीफ में काफी कुछ लिखा इस काल में। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में। आज दोस्तों हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की। हिंदी साहित्य को चार भागों में बांटा गया है: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहा जाता है, उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल भी कहा जाता है, और आधुनिक काल, जिसको गद्य काल भी कहा जाता है। आदिकाल का जो टाइम है वो माना जाता है 1050 से 1375 ईस्वी तक। भक्ति काल का टाइम माना जाता है 1375 से 1700 ईस्वी तक। रीति काल का टाइम माना जाता है 1700 से 1900 ईस्वी तक। और गद्य काल, जिसे 1900 से आज तक का काल माना जाता है। इन चार भागों में बांटा जाता है पूरे हिंदी साहित्य को। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग आदिकाल को ढंग से डिस्कस करेंगे। हमारा सवाल ये था कि आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय पर वीर रस की कविताओं की रचना की जाती थी। वो कविताएं जो बड़ी जोशीली होती थी, अपने राजाओं की तारीफ में लिखी जाती थी, इसलिए इसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है। इस काल को वीर गाथा काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे इनके बारे में बताऊंगा क्यों कहा था। इसे और भी नामों से जाना जाता है, जैसे सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, बीज वपन काल। ये अलग अलग नाम हैं, और भी नाम हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी हम ध्यान देते हैं कि इस समय का साहित्य हमें चार रूपों में मिलता है। ध्यान दो ना दोस्तों, क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर। इस समय का जो भी साहित्य है वो हमें चार रूपों में मिलता है। पहला है सिद्ध साहित्य, जिसे नाथ साहित्य भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय के कवि भक्ति परक काव्य लिखते थे उस टाइम पर। तो सिर्फ राजाओं की तारीफ नहीं होती थी, कुछ ऐसे लोग भी थे जो धार्मिक कविताएं लिखते थे। दूसरा है जैन साहित्य। जैन साहित्य वैसे ही धार्मिक साहित्य था। तीसरा है चारणी साहित्य, ये राजाओं की तारीफ में लिखते थे। और चौथा है प्रकीर्णक साहित्य। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि आदिकाल को जो अलग अलग नाम दिए हैं किसने दिए। अक्सर एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि इसको चारण काल किसने कहा था। तो आप कहोगे जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, क्योंकि चारण कवि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा थे जो अपने राजाओं की तारीफ करते थे, युद्धों को बहुत करीब से देखते थे, तो इसलिए इसको चारण काल कहा जाता है। प्रारंभिक काल किसने कहा था? मिश्र बंधु ने। बीज वपन काल किसने कहा था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वीर गाथा काल बहुत ही फेमस है दोस्तों, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथ पढ़े थे, उसके बाद ऐसे ये नाम दिया था। जबकि सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? पंडित राहुल ने। जबकि वीर काल किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आधार काल किसने कहा था? सुमन राजे ने। अब आप समझ सकते हो कि एक नाम को लेकर इन सब विद्वानों के बीच कितना विवाद रहा है। तो इस काल का विभाजन जिस तरीके से किया गया होगा, उसमें कितना विवाद रहा होगा। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथों के आधार पर इसको वीर गाथा काल कहा है। 12 ग्रंथ कौन कौन से पढ़े थे इन्होंने? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो जो कि बहुत ही फेमस है, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब इन 12 ग्रंथों को पढ़ा, तो इनको पढ़कर इन्होंने महसूस किया कि इस समय पर जो भी लेखक थे वो अपने राजाओं या फिर कहें अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करने में वीर काव्य की रचना कर रहे थे। लेकिन वहीं बौद्ध और जैन धर्म या फिर एक और है नाथ संप्रदाय, वो वाले कवि भक्ति परक काव्य की रचना कर रहे थे। तो इस समय के साहित्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक था रासो साहित्य, जो ये चारण कवि लिख रहे थे, और दूसरा था धार्मिक साहित्य, जो जैन, बौद्ध और नाथ संप्रदाय के लोगों ने लिखा। भक्ति परक काव्य कहते हैं ना जिसको। अब यहाँ पर कौन कौन सी मुख्य भाषाओं में साहित्य लिखा जा रहा था उस टाइम पर? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। अब दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको आदिकाल साहित्य के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताया।
अब हम बात करते हैं कि इस टाइम की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी। मतलब इस टाइम पर जो लिटरेचर लिखा गया उसका नेचर क्या था। सबसे पहले तो वीर रस की प्रधानता थी इस टाइम पर। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय के लेखकों का घर राजाओं के दिए हुए पैसों से चलता था। आज के समय की तरह नहीं था कि कोई बुक पब्लिश करवा दी और सारे लोग पढ़ रहे हैं तो उसका काम खर्चा चल रहा है राइटर का। नहीं, उस टाइम पर लेखक को अपने राजा के हिसाब से ही चलना पड़ता था, उसी हिसाब से लिखना पड़ता था। ना चाहते हुए भी उसे अपने राजाओं के किस्से कहानियों को वीरता महानता के साथ बड़ा चढ़ाकर लिखना पड़ता था। दोस्तों, अगर हिस्ट्री में हम लोग जाएं तो इस टाइम पर गहरवार, चौहान, चंदेल, परिहार, सोलंकी, ये सब राजा आपस में लड़ते रहते थे। लड़ने के अलावा इन लोगों के पास कोई और काम नहीं था, जीवन का एक ही उद्देश्य था, लड़ना है। तो इन राइटर्स के पास में भी कौन सा काम होगा, एक ही टॉपिक था, लड़ाई, अपने राजाओं के ऊपर लिखने का। दूसरा ये था कि देखो इस वक्त ना चारण कवि होते थे। आप ध्यान देना, इन राजाओं के कवि चारण होते थे जो लेखक होने के साथ साथ तलवार चलाना भी जानते थे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि चारण खुद जाकर युद्धों को करीब से देखते थे। इसलिए वो जीवंत चित्रण करते थे अपने राजाओं की लड़ाइयों का। जैसे पृथ्वीराज रासो को ही देख लो, कितना खूबसूरती से लिखा हुआ ग्रंथ है। लेकिन इनकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इनकी कृतियों में ऐतिहासिकता का अभाव मिलता है। मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपको कम मिलेंगे, तथ्य कम मिलेंगे, बल्कि कल्पना ज्यादा लगती है इनकी जो कृतियां हैं। इसलिए आज जो भ्रांतियां फैली हुई है ना मार्केट में, वो सब इन्हीं का फैलाया हुआ रहता है, क्योंकि इनकी रचनाएं एक्चुअल हिस्ट्री से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। अगर आप एक्चुअल हिस्ट्री देखो तो फैक्ट्स उठा के देखो, इनकी रचनाएं देखो, ऐसा लगता है कि ये अपने राजाओं को कृष्ण, सिस्टर, भगवान राम, मतलब देवताओं वाली खूबी देने की कोशिश कर रहे हैं। और चारण कवियों की आदत थी, वो अपने काम में अतिशयोक्ति का भर भर कर प्रयोग करते थे। मतलब हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते थे। जैसे उस टाइम पर वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया जाता था। ज्यादातर लड़ाइयां सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के उद्देश्य से लड़ी जाती थी। तो उस काल की जो राजकुमारियां थी जिनसे विवाह करने के लिए राजा लड़ाई लड़ता था, तो उस सुंदर राजकुमारियों का चित्रण इतना खूबसूरती से करने पर राजा से राइटर को गिफ्ट मिलते थे। कौन नहीं करेगा भाई, मैं भी करता अगर ऐसा होता तो उस टाइम के कवियों को आम जनता से कोई मतलब नहीं था कि आम जनता पर लिखना है। राष्ट्र की एकता से कोई मतलब नहीं था कि हम लोग अपने राज्य को राष्ट्र मान के बैठे हैं, बल्कि राष्ट्र तो बड़ा है, इस बात से कोई मतलब नहीं था। बस उन्हें अपने राजाओं की तारीफ करनी थी, इसलिए इस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। एक लास्ट फैक्ट बताकर मैं आपको ये वीडियो खत्म करता हूँ। इस टाइम पर जो भाषा शैली का यूज किया जाता था वो अपभ्रंश भाषा शैली होती थी, डिंगल पिंगल भाषा शैली होती थी, मिथैली और खड़ी बोली, ये भाषाएं थी जिनका प्रयोग किया जाता था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।